जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले को लेकर विपक्ष ने पटना में बिहार विधानसभा परिसर और दिल्ली में संसद परिसर में प्रदर्शन किया। पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज है। सरकार का कहना है कि दोषी बचेंगे नहीं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा संवेदना की मौत को 22 दिन हो गए, लेकिन सवाल और सियासत पटना से लेकर दिल्ली तक जारी है। हत्या हुई है या क्या हुआ है, उसका सही तरीके से जांच नहीं हो रहा। उसके परिवार को न्याय मिले। पटना में बजट सत्र शुरू होने से पहले विपक्ष ने संवेदना को इंसाफ दिलाने के लिए बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में आरजेडी के सांसदों ने संसद परिसर में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई के जांच में भेजने का मतलब है कि आरोपी को बचाना। विपक्ष के आरोपों का जवाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने दिया। तो वो लोग ही कह रहे थे कि इसको सीबीआई को देना चाहिए, सीबीआई को देना चाहिए, और आज जब सीबीआई को दे दिया गया तब क्यों शोर मचा रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि विपक्ष पहले सीबीआई जांच की मांग कर रहा था। जब सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी तो मुद्दा विहीन विपक्ष अब दूसरा राग अलाप रहा है। मेरी मंशा साफ है, कोई भी आरोपी होगा नहीं बचेगा। बता दें कि 11 जनवरी को पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा संवेदना की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। घर वालों ने हॉस्टल संचालक से लेकर पुलिस और डॉक्टर तक पर सवाल उठाया है। इसके बाद सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद, अमित और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, संवेदना की मौत पर जहां एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ परिजनों को इंसाफ का इंतजार है, तो सियासत भी जमकर हो रही है। अब संवेदना की मौत मामले को समझने के लिए अब तक के घटनाक्रम को समझना जरूरी है। तो आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है। इसकी शुरुआत देखिए 5 जनवरी से हुई थी, जब नीट की छात्रा घर से हॉस्टल वापस लौटी थी। इसके ठीक अगले दिन यानी 6 जनवरी को रात में उसने खाना खाया और फिर अपने कमरे में चली गई। 7 जनवरी को 17 साल की छात्रा हॉस्टल में बेहोश मिली। इसके बाद 7 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराई गई। 11 जनवरी को ही इलाज के दौरान नीट की छात्रा की मौत हो गई। इसके बाद अगले दिन 12 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं हुई, यानी कि पहला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसमें सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि नहीं की गई थी। फिर 13 जनवरी को शव को करगिल चौक पर रखकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उसी दिन 13 जनवरी को 6 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। 13 जनवरी को ही पटना में शंभू हॉस्टल पर पथराव और तोड़फोड़ किए गए। 15 जनवरी को पटना पुलिस ने माना कि सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, क्योंकि 16 जनवरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि भी हो गई। 16 जनवरी की तारीख को ही गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया और 16 जनवरी को ही डीजीपी के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया। 17 जनवरी को पटना पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगा। फिर 18 जनवरी को रेप केस मैनेज करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, छात्रा के पिता ने ये आरोप लगाया। 20 जनवरी की तारीख को एसआईटी की टीम फिर से हॉस्टल पहुंची और 21 जनवरी को एसआईटी की टीम ने जहानाबाद में 2 लड़कों से पूछताछ की। एफएसएल की टीम साक्ष्य की जांच के लिए भागलपुर गई और 22 जनवरी की तारीख को क्या किसी नेता मंत्री के बेटे को बचाया जा रहा है, ये सवाल पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने उठाए। 22 जनवरी की तारीख को ही एसआईटी जांच में छात्रा के कमरे से एंटी डिप्रेशन की दवा बरामद की गई, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है। इसके ठीक 2 दिन के बाद 24 जनवरी को डीजीपी से पीड़ित परिवार ने 8 मांगे की। 25 जनवरी की तारीख को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़े पुलिस अधिकारियों के साथ केस की समीक्षा की और 26 जनवरी को एफएसएल की टीम ने डीएनए सैंपल के लिए 15 लोगों की लिस्ट बनाई। इसके बाद अगले दिन
27 जनवरी की तारीख को डीएनए सैंपल लेने वाले लोगों की लिस्ट एसआईटी ने बढ़ाकर 25 कर दी, यानी 25 लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया। 28 जनवरी को संवेदना केस में एसआईटी ने पॉक्सो एक्ट भी जोड़ा। इसके बाद एफएसएल की रिपोर्ट आई और एफएसएल की रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट में मेल स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई। 29 जनवरी की तारीख को एसआईटी ने 5 संदिग्ध को हिरासत में लिया, जिससे कड़ी पूछताछ हुई। 30 जनवरी को सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की पड़ताल जारी रही। जांच के दायरे में 18 से लेकर 21 साल के 4 से 5 संदिग्ध युवक रहे। 30 जनवरी को गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर आईजी, एसएसपी समेत तमाम अधिकारियों के साथ फिर से समीक्षा बैठक हुई। यही नहीं, डीजीपी के आवास पर भी समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मृतकों के परिजन भी मौजूद थे। 31 जनवरी को नीतीश सरकार ने संवेदना केस की सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी, यानी कि सीबीआई से जांच कराने की अनुशंसा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। अब आप खबर तो समझिए। देखिए, सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। विपक्ष अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रहा है। आरोप लग रहे हैं कि मामले को दबाया जा रहा है, सीबीआई जांच के जरिए मामले को दबा दिया जाएगा। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। विपक्ष और घर वाले सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, सरकार का कहना है। मतलब सरकार ये कह रही है कि पहले से मांग की जा रही थी और अब जब अनुशंसा कर दी है तो इस पर सियासत हो रही है। सीबीआई जांच की अनुशंसा की वजह को अब आप समझिए। देखिए, पुलिस और एसआईटी ने 17 से ज्यादा दिनों तक इस पूरे मामले की जांच की। पटना से लेकर जहानाबाद तक जितने भी संदिग्ध दिखे, जो उन्हें मिले, उसके सैंपल जुटाए गए। पुलिस से लेकर डॉक्टर तक से पूछताछ की गई। परिवार के एक एक व्यक्ति को भी एसआईटी की टीम ने खंगाला। यहां तक कि पीड़िता के रिश्तेदारों को भी संदेह के रडार पर लिया गया। और इतनी लंबी जांच पड़ताल के बाद भी खुलासा नहीं हुआ। पुलिस 360 डिग्री घूमकर अपनी शुरुआत वाली थ्योरी पर ही आ गई। शुक्रवार को फिर डीजीपी ने कह दिया कि छात्रा के साथ रेप नहीं हुआ था। पुलिस ने इसे पूरी तरह से सुसाइड का मामला बताया है। अब पुलिस के नकारे जाने पर संवेदना की मां का सब्र जवाब दे गया और इसीलिए मां ने मीडिया के सामने आकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। मां ने आरोप लगाया कि पुलिस पूरी तरह से बिक चुकी है। पूरा मामला जब उलझता हुआ दिखा तो सीएम नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया। निष्पक्ष और पारदर्शी जांच के लिए सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी गई। हालांकि अब इस अनुशंसा पर भी बिहार की सियासत गरमाई हुई है और विपक्ष इसे लेकर प्रदर्शन करके सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है।